जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एएसके आनंद और आप देख रहे हैं एएसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए सीटेट परीक्षा 2026 का सीडीपी यानी बाल विकास का संभावित प्रश्न पत्र। ठीक है, यह संभावित प्रश्न पत्र पीवाईक्यू क्वेश्चन से आधारित है, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ये उपयोगी होगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं इसका सीडीपी का यानी बाल विकास का संभावित प्रश्न पत्र 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो साबित होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 से यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा वस्तु विषय वस्तु उन्मुख या फिर पाठ्यपुस्तक केंद्रित या फिर प्रयोगात्मक अनुभवजनित या फिर व्यवहारवादी। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन सी प्रयोगात्मक होनी चाहिए। प्रयोगात्मक और अभी जो है अनुभव जनित होना चाहिए। ठीक है, अनुभव जनित यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। नीपी 2020 रटने की बजाय अनुभवात्मक अधिगम यानी अनुभव शिक्षा और शैक्षिक समझ पर जोर देती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा एक नए अनुभव को समझने के लिए अपनी मौजूदा योजनाओं यानी स्कीमा में बदलाव करता है तो क्या कहलाता है? जब स्कीमा में बदलाव करता है बच्चा नई जानकारी मतलब नई जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में बदलाव करेगा तो क्या कहलाता है? आत्मसातकरण, समायोजन, संरक्षण या फिर आपका ऑप्शन डी का है केंद्रीकरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी समायोजन। समायोजन क्या होता है? तो जब स्थिर या स्कीमा काम नहीं करता और हमें नई जानकारी फिट करने के लिए अपनी सोच या स्कीमा को दिखाता है तो उसे समायोजित यानी कि आवाज कहते हैं। जबकि जानकारी को ज्यों का त्यों ही स्वीकार कर लेना आत्मसातकरण कहलाता है। यानी कि जब नई जानकारी को ज्यों का त्यों आप स्वीकार कर लें, ठीक है, तो आत्मसातकरण होगा। लेकिन जब आप मौजूदा योजना में बदलाव करें नई जानकारी के लिए, नए अनुभव के लिए, तो ये समायोजन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नई जानकारी को रखने के लिए पुरानी जानकारी में बदलाव करना तो समायोजन होगा और नई जानकारी का ज्यों का त्यों सीख लेना तो आत्मसातकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए भाषा, बी कह रहा परिपक्वता, सी कह रहा संगठन और डी कह रहा संतुलन। तो यहाँ पर लेवाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने भाषा के बारे में बात की है। ठीक है, भाषा के बारे में बात की है। वाइगोस्की ने अभ्यास विकास में भाषा सांस्कृतिक सामाजिक संपर्क में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि एक समवयस्क कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो कई बार हम ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने हमेशा आपको बताया समवयस्क शिक्षा या समवयस्क कक्षा के बारे में। तो समवयस्क शिक्षा या समवयस्क कक्षा होती क्या है? तो जब एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के बालक यानी कि सभी प्रकार के बालक एक ही छत के नीचे एक क्लासरूम में पढ़ें तो होती है आपकी समवयस्क कक्षा। तो क्या उसमें प्रतिभाशाली केवल प्रतिभाशाली पर ध्यान देना चाहिए? तो केवल जो होता है आपका निगेटिव टैगवर्ड होता है कटता है। ठीक है, अच्छा हम बच्चों के प्रति दया दिखानी चाहिए तो किसी भी बच्चे के प्रति आप दया नहीं दिखाएंगे। ऑप्शन सी कह रहे हैं यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, जो आपका ऑप्शन सी दे रहा है यही ऑप्शन आपका करेक्ट है कि यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे अपनी क्षमताओं और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका ये भी आपका गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बच्चों को मंदबुद्धि या पिछड़े के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए तो कभी वर्गीकृत या अलग नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। समवयस्क कक्षा का दर्शन यह है कि प्रत्येक बच्चे के सीखने की क्षमता अलग होती है और जो सिस्टम को बच्चों की कक्षा में उसके अनुसार बदलना चाहिए। यानी प्रत्येक बच्चे को जो उसकी क्षमता के अनुसार उसकी शिक्षण विधियों के अनुसार उसको पढ़ाना चाहिए। जैसे पिछड़े बालक यानी पिछड़े बालक, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, सारे बालक को अलग अलग शिक्षण विधियों से पढ़ाने की जरूरत पड़ती है हमें। जैसे आपका जो बच्चे जो है सुन नहीं सकते तो उनको कैसे पढ़ाएंगे? तो उनको दृश्य सामग्रियों के द्वारा। ठीक है, जो बच्चे सुन नहीं सकते उनको दृश्य सामग्रियों के द्वारा सांकेतिक विधि के माध्यम से आप पढ़ाएंगे।
जो बच्चे देख नहीं सकते उनको ऑडियो और ब्रेन लिप के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यानी प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सीख सकता है, ऐसा मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिकता का वह स्तर जहाँ निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों की अंतरात्मा की आवाज पर आधारित होता है, तो यह क्या कहलाता है? पूर्व परापरंगत स्तर, परपरंगत स्तर, उत्तर परापरंगत स्तर या फिर मूर्त परापरंगत स्तर या मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका पांचवे का, कौन सा? पांचवे का सी ऑप्शन आपका सही जाएगा, ठीक है। पांचवे का सी अर्थात उत्तर परापरंगत स्तर, ठीक है। उत्तर परापरंगत स्तर में अभिलेखी सार्वभौमिक सिद्धांत और अंतरात्मा की आवाज पर आधारित है, न केवल सामाजिक सिद्धांत पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन चॉम्स्की का भाषा अर्जन यानी कि एलएडी के बारे में मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार बताया है? तो एलईडी जो होता है ये किसके लिए जिम्मेदार बताया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है शब्दावली को याद करने के लिए, तो याद करने के लिए यह नहीं था, ठीक है, याद करने के लिए बिल्कुल नहीं था। अगला व्याकरण के नियमों के सहज रूप से समझने और उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो क्या ये ऑप्शन ये हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा आपका। व्याकरण के नियमों को सहज रूप से समझने के लिए और उत्पन्न करने के लिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नॉन चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता यानी कि एलएडी जो है जन्मजात होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि विकास यानी डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें से पूछा है सही है, तो जब निगेटिव पूछे या पॉजिटिव पूछे तो उसको सीधा सीधा आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ सही पूछा है तो कह रहा है कि विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम है, तो केवल आनुवंशिकता का नहीं है। विकास कर रहा है बहुआयामी है, ठीक है। ये फिर कह रहा है कि ऑप्शन सी कह रहा है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों के में सभी के लिए समान होती है, तो सभी के लिए समान ये नहीं होती है, ठीक है। सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान नहीं होती है। ऑप्शन डी कह रहा है कि विकास केवल स्कूल में होने वाले अधिगम से होता है, तो केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड ये आपका कटेगा, ठीक है। तो 7 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विकास जो होता है बेटा वो बहुआयामी होते हैं, ठीक है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसमें शारीरिक अभ्यास, सामाजिक और संवेगात्मक सभी होते हैं, और आनुवंशिकता और पर्यावरण से दोनों से प्रभावित होते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता और पर्यावरण, यहाँ पे जो केवल आपका लिखा था ये आपका कौन सा ये वाला विकल्प, यहाँ पे कह रहा है केवल आनुवंशिकता, तो नहीं, विकास जो है आनुवंशिकता और वातावरण का परिणाम होता है, ठीक है। अंतः विकास जो होता है पर्यावरण और अनुवंशानुक्रम के गुणात्मक मतलब अंतःक्रिया के द्वारा होता है, ये गुणात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएल 2005 के अनुसार गलतियां यानी एरर्स सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वह क्यों है? ये शिक्षकों को बच्चों को डांटने का मौका देते हैं, तो डांटने के मौके के लिए बेटा ये नहीं होता, ठीक है। जो एरर होती हैं शिक्षक को डांटने का मौका मिले इसलिए बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। वे बच्चों के विचार प्रक्रिया और अंतर्दृष्टि को समझने में मदद करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहीं पर आपका सही हो जाएगा। जो गलतियां होती हैं, एरर्स होती हैं, ये क्या दिखाती हैं? तो ये बच्चे के विचार का यानी बच्चा क्या सोच रहा था, क्या करना चाहता था, उसके जो अंतर्दृष्टि को समझने में मदद करती हैं गलतियां, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर क्या है? यहाँ पर जेंडर पूछा है, जेंडर क्या है आपका, ठीक है। तो क्या है? ये एक जैविक निर्धारण है, या फिर एक सामाजिक संरचना है, फिर यह सहज गुण है, या फिर है शारीरिक अवधारणा है? तो जेंडर क्या है बेटा? जेंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जेंडर हो जाएगा बेटा आपका यह एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है? यह एक सामाजिक संरचना है, यानी कि सेक्स जो होता है ये जैविक है, जबकि जेंडर यानी लिंग जो है ये समाज द्वारा निर्धारित निर्धारित होता है, ठीक है। तो अगर जेंडर पूछता है तो सामाजिक संरचना है, स्त्री पुरुष क्या करता है क्या नहीं करता है, ये सब ये सामाजिक अवधारणा होती हैं। लेकिन यही अगर आपसे पूछ लेता है सेक्स या फिर लिंग क्या है, तो लिंग बेटा हो जाता है ये क्या होता है? ये जैविक होता है, ठीक है। स्त्री या पुरुष का होना ये जैविक होता है, जन्मजात होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बहुविध सिद्धांत
हावर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जिसने खुद की भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता है, उसमें से कौन सी बुद्धि है? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार हमने करवा दिया है, बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार हमने करवाया इस क्वेश्चन को, जितने लोग प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन हर बार टकराया होगा लगभग लगभग। तो ये होता है आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, कौन सी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी कि इंट्रापर्सनल, ठीक है, बुद्धि। और इसका अर्थ होता है कि भावनाओं और विचारों की समझ सकता है जो दूसरों को हो जाता है। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। यहाँ पे लिखा तो खुद की भावनाओं को, ठीक है बेटा, खुद की भावनाओं को हो जाएगा आपका अंतरा व्यक्तिक यानी कि आपका इंट्रा पर्सनल, ठीक है, इंट्रा पर्सनल हो जाएगा। ठीक है। और जब दूसरे को होता तो अंतर्वैयक्तिक हो जाता, दूसरों के लिए, दूसरे की भावनाओं विचार प्रेरणाओं को समझने के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जब दूसरे के लिए कहेगा तब। लेकिन जब खुद के लिए कहेगा तो आप ऑप्शन सी के इसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान देंगे, यहाँ पर देख ढंग से देखेंगे कि खुद की भावना विचार प्रेरणाओं को समझ रहा है, दूसरे की। जब खुद की बात आएगी तो अंतरा हो जाएगी, और जब दूसरे की बात आ जाएगी तो अंतर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत किसका प्रतिपादन है? आपको यह बताना है। समाज समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीटी जो है, ये किसके सिद्धांत में दिया गया है, किसने इसका प्रतिपादन किया है? तो क्या बी एफ स्किनर, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या फिर अल्बर्ट बंडूरा? तो सही जवाब इसका क्या जाना है बेटा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ, लेवाइगोस्की। यहाँ पर चाहे आपको जेडपीडी पूछे, चाहे पूछता है इसके फोल्डिंग, चाहे एमकेओ, या फिर आपको पूछता प्राइवेट स्पीच, ये सबकी किसकी अवधारणाएं हैं? तो लेवाइगोस्की की। जेडपीडी होता है क्या? तो हमने बहुत बार बताया, जो बच्चा खुद से सीखता है, जो बच्चा खुद से सीखा हो, ठीक है, खुद के द्वारा सीखा हो, और उसमें किसी की मदद कर जो सीखा हो, उसके बीच का अंतर होता है। यानी कि जो ये होता है इसके बीच का अंतर ये ही आपका होता है जेडपीडी। ठीक है, जेडपीडी आपका यही होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम क्षमता जो सीधे प्रभावित करती है। जो देखिए, डिस्ग्राफिया जो है ये किसको प्रभावित करती है? पढ़ने की क्षमता को, गणना करने की, हाथ से लिखने और आंख के समन्वय की, या सुनने की क्षमता को? तो डिस्ग्राफिया का है, तो डिस्ग्राफिया मतलब ये हो जाएगा बेटा लिखने से। ठीक है, किससे? लिखने से आपका हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जो डिस्ग्राफिया होगा लिखने से होगा, डिफेजिया जो होगा वो पढ़ने से होगा, डिस्कैल्कुलिया ये हो जाएगा आपका गणना करने से। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया पूछा था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनएपी 2020 प्रस्तावित करता है कि मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य कैसा होना चाहिए? तो असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य कैसा होना चाहिए? रटने की क्षमता को परीक्षण करना, ऑप्शन ए कह रहा है, तो रटने की क्षमता का नहीं होगा, अब गलत हो जाएगा। छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने से, तो बच्चों की तुलना आप कभी दूसरे से नहीं करेंगे, एक दूसरे से तुलना नहीं करेंगे बच्चे की। ऑप्शन सी कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना और छात्रों की मदद करना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को भयभीत करना ताकि पढ़ें, तो बच्चे को कभी भी आप भयभीत नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि पियाजे की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि क्या है? तो क्या अमूर्त चिंतन है, संरक्षण है और वर्गीकरण है, इसकी क्षमता, या फिर परिकल्पनात्मक निदात्मक तर्क, या फिर वस्तु स्थायित्व का अभाव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि आपका हो जाएगा संरक्षण और वर्गीकरण की क्षमता। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बाल संरक्षण और बैले जैसे तर्क पूर्ण गुण विकसित कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? देखिए, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कभी पूछता है, कभी इसकी द्वितीय संस्था या गौड़ संस्था भी पूछता है। तो यहाँ पर पूछा बेटा प्राथमिक संस्था, तो यानी कि बच्चे का समाजीकरण कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? सोशलाइजेशन जो बेटे बच्चे का स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? तो क्या स्कूल से स्टार्ट होता है, सरकार से, मीडिया से, परिवार से? तो जाहिर सी बात है ये परिवार से स्टार्ट होगा। बच्चे के पहले माता पिता भाई बहन दादा दादी इत्यादि से उसका
ये सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी, ठीक है। अगर इसमें सेकेंडरी पूछता तो आप ये और इसके साथ जाते, ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष वाले हैं। ये खतरनाक टाइप के थोड़ा सा होते हैं क्वेश्चन, इनको एकदम ढंग से पढ़ना ही होता है, ठीक है। देखिए ये अभी जो वर्तमान पैटर्न चल रहा है ये उस पर आधारित हमने क्वेश्चन लिया है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन और कारण होता है, दोनों को ध्यान से पढ़ना होता है। और जब कथन पढ़े उसके बाद जो तर्क दे, तो कथन पढ़ने के बाद तर्क के बीच में क्यों का इस्तेमाल जरूर करें। अगर वो सटीक बैठता है तो सही है, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन कह रहा है कि बच्चे के विकास बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसका तर्क क्या कह रहा है, तर्क कह रहा है कि विकास जो है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो देखिए यहाँ पर क्या ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर बेटा, यहीं पे जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, वो बेटा बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि आपका ऑप्शन कथन और कारण या तर्क दोनों सही हैं। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपको बता रखा है। और विकास अनुबंधन और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, तो तर्क भी सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गन ने किस आधार पर की है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा कि लॉरेंस कोहलबर्ग की जो आलोचना की है ये किसने की है, तो कैरोल गिल्गन ने की है, ठीक है। किसने की, कैरोल गिल्गन ने। अब क्यों की है, तो वो चलिए हम देखते हैं। क्या पर संज्ञानात्मक आधार पर की, तो नहीं, संज्ञानात्मक आधार पर नहीं की। नारी परिपेक्ष और देखभाल की नैतिकता पर, तो हाँ बिल्कुल ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सामाजिक अनुबंधन पर नहीं की, प्रायोगिक त्रुटियों के आकार पर नहीं की। कोहलबर्ग ने सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गन के ने की है, किस आधार पर की है, तो नारी परिपेक्ष के आधार पर। यानी कि जो कोहलबर्ग थे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 से लगभग 15 साल के बच्चों को, यानी लड़कों के लिए 4 से 15 साल के लड़कों को अपने सिद्धांत में शामिल किया था, लड़कियों को नहीं शामिल किया था, जिस कारण इनकी आलोचना कैरोल गिल्गन ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चे के ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, यह विचार साझा किसने किया है। बच्चे जो है ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, यह किसने कहा है। तो क्या स्किनर और पाउलो ने कहा है, युंग और फ्रायड ने कहा है, पियाजे और वाइगोस्की ने कहा है, या फिर कोहलबर्ग और थॉर्नडाइक ने कहा है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, तो सही जवाब इसका बेटा जाएगा ऑप्शन सी, पियाजे और वाइगोस्की, ठीक है। पियाजे और वाइगोस्की को आप सही जवाब मानेंगे इसमें, ठीक है। वैसे जो सही विकल्प हो जाएगा बेटा, इसमें इनको पियाजे ही देना चाहिए था। इसमें क्या देना चाहिए था विकल्प में, सिर्फ और सिर्फ पियाजे देने होना चाहिए, ठीक है। क्यों, तो बेटा देखिए जो पियाजे हैं, पियाजे और वाइगोत्स्की रचनावादी हैं और मानते हैं कि जो बाल का ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से किया जा सकता है। तो यहाँ पर पियाजे को मानना चाहिए, तो पियाजे ने कहा था बच्चा नन्हे वैज्ञानिक है और वह अपनी खोज के द्वारा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पियाजे होना चाहिए था। वाइगोस्की जो है, वाइगोस्की ने भी माना है, लेकिन इन्होंने कहा कि बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक के माध्यम से अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, ठीक है। तो यहाँ लेकिन फिर भी ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में जो है क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए। क्या ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए, शिक्षक एकमात्र ज्ञान का स्रोता होता है, या फिर छात्र निष्क्रिय होते हैं, फिर पुस्तकालय में सब कुछ होता है। तो ये सभी विकल्प आपके कटेंगे। ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का सक्रिय जो है संकीर्ण उद्देश्य क्या है। तो संकीर्ण उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। या ऑप्शन बी कह रहा है कि संख्यानात्मक कौशल
का विकास करना, या फिर समस्या समाधान कौशल विकसित करना, या फिर आपका बीजी कौशल विकसित करना। तो इसमें जो सही जवाब बेटा जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि संख्यात्मक कौशल का विकास करना। ठीक है, गणित का जो शिक्षण होता है उसका उद्देश्य होता है बच्चों का गणितीकरण या संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करेक्ट, समावेशी कक्षा के लिए क्या आवश्यक है। तो समावेशी कक्षा के लिए क्या आवश्यक होगा, कह रहा है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम या अन्वय रवैया या फिर आधारभूत संरचना में बाधाएं या फिर लचीला शिक्षा शास्त्र और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा किसके साथ जाएंगे, ये आपका जो मानकीकृत होता है ये आपका निगेटिव टैग बेटा कटेगा, रवैया ये भी कटेगा आपका, आधारभूत बाधाएं बाधाएं आपको कटेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लचीला शिक्षण शास्त्र या शिक्षा शास्त्र और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के लिए मानव मस्तिष्क में सबसे पहले मौजूद व्याकरण को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, क्या यूनिवर्सल ग्रामर कहेंगे, ट्रांसफॉर्मल ग्रामर कहेंगे, एक्सट्रैक्चुअल ग्रामर, या फिर फंक्शनल ग्रामर। तो सही जवाब बेटा किसके साथ जाएंगे आप यहाँ पे, सही जवाब जाएंगे आप ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर होती है। ठीक है, नॉन चॉम्स्की ने भाषा सीखने के लिए मानव मस्तिष्क में सबसे पहले मौजूद व्याकरण को क्या कहा जाता है, तो यूनिवर्सल ग्रामर। और इन्हीं ही नॉन चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे में भाषा सीखने का यंत्र एलईडी जो होता है जन्मजात लगा हुआ होता है, यानी भाषा जो है सीखने की क्षमता बच्चे में कैसी होती है, तो जन्मजात होती है। और इनका यह भी कहना है कि एक अच्छा सॉरी 1 वर्ष से लेकर के यानी जन्म से 5 वर्ष तक की, जन्म से 5 वर्ष तक बच्चे को जो भाषा अर्जन क्षमता होती है बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का जब बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो देखिए यहाँ पर सीधा कहा है 2 से 7 वर्ष किस अवस्था में होता है, क्या औपचारिक में होता है, मूर्त में होता है, संवेदी में होता है, फिर पूर्व संक्रात्मक अवस्था होती है। तो बस इसमें यहाँ ऊपर नीचे कर दिया है, चारों अवस्थाएं जिन पे कि आप याद रखिए, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पहला कौन सा होता है, संवेदीगामक अवस्था होता है, कौन सी होता है, संवेदीगामक होता है। ये कब से कब तक चलता है, तो ये जन्म से चलता है बेटा 2 वर्ष। इसको इंद्रजनित अवस्था भी कहा जाता है, इंद्रजनित अवस्था के नाम से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, और जो बेटा ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, पूर्व संक्रात्मक अवस्था हो जाएगी। ठीक है, पूर्व संक्रात्मक अवस्था होती है आपका 2 से 7 वर्ष, कितना 2 से 7 वर्ष आपका हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष। और ये आपका होता है औपचारिक, तो ये 7 से 11 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, मूर्त क्या हो जाएगा आपका, मूर्त मूर्त हो जाएगा, सॉरी ये वाला आपका हो जाएगा 7 से 11, और ये हो जाएगा आपका 11 से, ये हो जाएगा 11 से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो पूर्व संक्रांतक काल। ठीक है, 2 से 7 वर्ष इसका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार निजवाक यानी प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है। प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है, क्या आपका संज्ञानात्मक अपरिपक्वता दिखाता है, नियमन के लिए उपकरण, या फिर समस्याग्रस्त व्यवहार, या फिर अहंकार। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा बेटा, 24 नंबर का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जाएगा, यानी कि आत्मनियमन के लिए एक उपकरण। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस भाषाई सूत्र की जोरदार वकालत की गई है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है ये भी, तो यहाँ पर त्रिभाषा की वकालत की गई। त्रिभाषा में जैसे आपका एक मातृभाषा हो जाएगी, ठीक है, मातृभाषा का मतलब जो क्षेत्र भाषा हो वहाँ के बच्चे की, तो वो हो जाएगी। दूसरी आपका हिंदी या संस्कृत या इत्यादि जो है कोई दूसरी भाषा हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी एक फॉरेन लैंग्वेज यानी कि कोई विदेशी भाषा ले सकता है पढ़ने में बच्चा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कभी पूछता है कक्षा में शिक्षक छात्र का अनुपात, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया बेटा, कितने कार्य दिवस होने चाहिए। ठीक है, तो क्या 200 कार्य दिवस, 220, 250, 200, 180। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही जवाब बेटा जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए 200 कार्य घंटे। ठीक है, 200 कार्य घंटे। अगर यहाँ शिक्षक और छात्र का अनुपात पूछता
प्राइमरी स्तर पर तो ये 30 छात्रों पर एक शिक्षक होता, ठीक है। 30 छात्रों पर एक शिक्षक होता, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। 30 छात्रों पर एक शिक्षक और 200 कार्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास इंगित करता है दंड से बचाना या फिर सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अच्छे संबंध बनाए रखना, या फिर ऑप्शन सी करा कानून और व्यवस्था का पालन, और सुंडी करा स्वाभाविक नैतिकता। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ। किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक संरचनावादी ढांचे में अधिगम मुख्य रूप से होता है तो क्या रटने पर आधारित, प्रबलन पर केंद्रित, या फिर अर्थ निर्माण या प्रक्रिया, या फिर अनुबंधन के द्वारा अर्जित। ठीक है, तो इसका सही जवाब बेटा क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अर्थ निर्माण प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में अभिव्यक्ति विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक स्कूल को क्या करना चाहिए? तो इसको क्या करना चाहिए? तो क्या ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम लागू कर देना चाहिए? तो समान पाठ्यक्रम नहीं लागू करना चाहिए, आई थिंक। हाँ, ऑप्शन ए आपका गलत होगा। बी कह रहा है बच्चों को उनकी कमियों के आधार पर अलग करना। तो बच्चे को कभी कमियों के आधार पर अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं छांट सकते, नहीं वर्गीकृत कर सकते, नहीं पढ़ाने से मना कर सकते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और छात्रों को सीखने के लिए विविध अवसर प्रदान करना। देखिए, जो अवसर प्रदान करने का सही टाइप वर्ड है आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 30 कह रहा है कि एनईपी 2020 के तहत परख क्या है? तो परख इसमें क्या हो जाएगा? क्या छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम लागू करना हो जाएगा? तो नहीं, पाठ्यक्रम लागू करना नहीं होता है। ऑप्शन भी कह रहा है प्रदर्शन आकलन समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण करने के राष्ट्रीय केंद्र। तो बिल्कुल आपका जो है ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्या जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। परख यानी कि समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जो एनईपी 2020 के तहत स्थापित किया गया। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप ये बताइए, टोटल 30 प्रश्नों की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी? आपका गेस्ट पेपर में आपने कितने सही अंक जो है अर्जित किए हैं? ठीक है, यानी कि सही कितने विकल्प आपने कमेंट में दे रखे हैं, आप वो भी बताएं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में व्यक्तिगत राय अपनी साझा जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।